नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मनन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। राजस्थान अध्ययन श्रृंखला कक्षा 10 पाठ्यपुस्तक राजस्थान का कला व इतिहास एवं संस्कृति के आज अध्याय नंबर बात करेंगे 6 की। अध्याय नंबर 6 काफी महत्वपूर्ण अध्याय है और ये है आपके राजस्थान की स्थापत्य कला। राजस्थान की कौन सी कला है? स्थापत्य कला से संबंधित अध्याय है। आइए विद्यार्थियों प्रारंभ करते हैं आज के अध्याय को बिना कोई समय जाया किए बगैर। नगर विन्यास यानी स्थापत्य कला और भवन शिल्प की बात हो रही है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा और सोथी में खुदाई से नगर के प्रमाण मिले हैं, स्थापत्य कला के प्रमाण मिले हैं, जो ऋग्वैदिक काल से कई वर्षों पूर्व सरस्वती और द्रस्तती नदियों के किनारे पर यह नगर योजना उच्च स्तरीय आज भी हमें प्रमाणिक रूप से मिलती है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में अगर हम देखें तो आहड़ और गिलुंड, आहड़ उदयपुर में है और गिलुंड आपके कहां पर है? राजसमंद में है। बनास संस्कृति के केंद्र है। यहाँ मकानों की खिड़कियां मिली हैं, दरवाजे मिले, बरामदे मिले, खुले चौक आवास को पूर्णता प्रदान की गई है, जो यहाँ की समृद्ध अवस्था के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ अनाज पीसने के पत्थर, तांबे की चदरें आहड़ की कृषि और व्यवसाय प्रधान बस्ती की ओर संकेत करते हैं। यानी राजस्थान में स्थापत्य कला आज से नहीं है। राजस्थान में स्थापत्य कला सैंधव काल से, एक तरफ नगरी संस्कृति और दूसरी तरफ ग्रामीण संस्कृति, दोनों के प्रमाण मिले हैं। महाभारत काल में देखें तो विराटनगर या बेराट और पुष्कर, विराटनगर वर्तमान में कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इन नगरों का वर्णन आता है। विराटनगर जो पुराना जिला जयपुर है, वर्तमान कोटपुतली बहरोड है। अशोककालीन सभ्यता का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ भग्नावशेषों में स्तंभ लेख और बौद्ध विहार के खंडर प्रमुख हैं। मौर्य काल में बेड़च नदी के किनारे मध्यमिका जो चित्तौड़ में है, जिसे आज नगरी भी कहा जाता है, ये भी प्राचीन स्थापत्य कला का प्रमाण है। 3री सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी में ये भव्य नगर रहा होगा। कौन सा? मध्यमिका या नगरी, जो चित्तौड़गढ़ जिले की बेड़च नदी के किनारे हैं। राजस्थान में विद्यार्थियों गुप्त और गुप्तोत्तर काल के अंदर स्थापत्य कला के प्रमाण मैनाल है, भीलवाड़ा में, अमजेरा, डबोक, उदयपुर और भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में मिले हैं। महान शिल्पकार विद्याधर भट्टाचार्य ने जयपुर शहर को 9 चौकड़ियों के सिद्धांत पर बसाया था। सवाई जयसिंह द्वितीय के प्रयासों से जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को हुई थी। जयपुर शहर की नींव 18 नवंबर 1727 को रखी गई। पंडित जगन्नाथ सम्राट, ये महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। पंडित जगन्नाथ सम्राट कहाँ के ब्राह्मण थे विद्यार्थियों? ये आपके महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना किससे की गई है? इंद्रपुरी नामक नगरी से की गई है। और इंद्रपुरी किसी जमाने के अंदर दिल्ली का प्राचीन नाम हुआ करता था। बूंदी के स्थापत्य में, उसके बसाने में जल की प्रचुरता का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। बीकानेर और जैसलमेर के गांवों के आगे सर शब्द लगता है और सर का मतलब क्या है? जलाशय। और अधिकतर इन गांवों में तालाब है, बीदासर, जेतसर और उदासर, उनके नाम पर ये गांव जो है स्थापित किए गए हैं। दुर्ग स्थापत्य की बात करें तो राजस्थान भारत का 3रा राज्य है। पहला राज्य महाराष्ट्र है, दूसरा मध्य प्रदेश। सर्वाधिक दुर्ग कौन से राज्य में भारत में? महाराष्ट्र में। दूसरे स्थान पर एमपी में। और दुर्ग स्थापत्य कला में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 3रा। यहाँ राजाओं और सामंतों ने अपने निवास, सुरक्षा, सामग्री संग्रहण, आक्रमण के समय अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने, पशु और धन को बचाने और संपत्ति को छिपाने के लिए दुर्ग बनवाए हैं।
दुर्ग स्थापत्य के प्रथम उदाहरण हमें कहां से मिलते हैं? कालीबंगा में। कालीबंगा हनुमानगढ़ में कोसी नदी किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। यहाँ दुर्ग स्थापत्य के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं। भाटियों ने जैसलमेर का सोनारगढ़ किला बनाया। अजयराज चौहान ने गढ़ भीटली यानी तारागढ़ का निर्माण करवाया। हालांकि तारागढ़ दुर्ग का वास्तविक संस्थापक कौन है? अजयपाल है, अजयराज नहीं है। अजयपाल ने 7वीं सदी में यह दुर्ग बनवाया था। कुंभा ने कौन सा बनवाया है? कुंभलगढ़। 13वीं सदी के बाद दुर्ग बनाने की परंपरा में एक नया परिवर्तन आ गया और 13वीं सदी के बाद दुर्ग कहां बने थे? ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बनाए गए जो ऊपर से चौरस थे। पहले दुर्ग जो है स्थल दुर्ग या निम्न स्थानों पर बनाए जाते थे, लेकिन 13वीं सदी के बाद में ये दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर बनाए जाने लगे। खेती योग्य भूमि और सिंचाई के साधनों का भी दुर्गों में प्रचुर प्रयोग किया गया है और बाद में कई दुर्गों का पुनर्निर्माण भी करवाया गया है। जैसे महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ का बनवाया था, नींव रखी दुर्ग की और इसको परिवर्तित किया। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी क्या करवाया? पुनर्निर्माण करवाया। राजस्थान के 6 दुर्ग ऐसे हैं जो जून 2013 में नौमपेह में जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक हुई थी उसमें इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। आमेर, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और कौन सा है? चित्तौड़, जिसके बारे में हमने बात की थी आम, चीकू और गाजर की। आम, चीकू और कौन सा है? गाजर। इसमें आपके ये 6 दुर्ग आ जाएंगे। दुर्गों को श्रेणी की अगर बात करें तो शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को कितनी श्रेणी के अंदर बांटा गया है? दुर्गों को आपके 9 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है ओदक दुर्ग। ओदक का मतलब जल और सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? गागरोन। और गागरोन दुर्ग कहाँ है? आपके झालावाड़ में। दूसरा गिरी या पर्वत दुर्ग, इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा आता है? चित्तौड़। और राजस्थान के कई दुर्ग ऐसे हैं जो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। मरु दुर्ग को क्या बोलते हैं? धनवन या धानवन दुर्ग बोलते हैं। इसमें जैसलमेर का सोनारगढ़ है। फिर वन दुर्ग की श्रेणी में सिवाना का दुर्ग आता है और भी काफी दुर्ग हैं। एरण दुर्ग ऐसा दुर्ग है जिसके मार्ग में खाई है, कांटे हैं और पत्थर हैं, जिसमें आपके चित्तौड़, जालोर और रणथंभौर का है। पारिक दुर्ग, पारिक यानी पारिक का मतलब क्या है? जिसके चारों ओर गहरी खाई हो। क्या हो? गहरी खाई। उस दुर्ग को क्या कहते हैं? पारिक दुर्ग कहा जाता है। जैसे भरतपुर का लोहागढ़ और बीकानेर का कौन सा है? जूनागढ़ दुर्ग आपके पारिक दुर्गों की श्रेणी में आता है। और जिसके चारों ओर केवल परकोटा बना हो उससे क्या कहते हैं? पारिद दुर्ग कहते हैं। जैसे चित्तौड़ का है, कुंभलगढ़ का है और इसके अलावा कौन सा है? जैसलमेर का सोनारगढ़। एक दुर्ग की श्रेणी है आपके सैन्य दुर्ग, जहां सेना रखी जाती है। और फिर अंतिम आता है कौन सा? सहाय दुर्ग। जो दुर्गों के सभी प्रकारों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? सैन्य दुर्ग माना जाता है। अब राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में सबसे पहले बात करेंगे चित्तौड़गढ़ की, जिसके बारे में अबुल फजल ने कहा था गढ़ तो चित्तौड़ है बाकी सभी गढ़ैया। ये दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला वीर विनोद ग्रंथ जो किसने लिखा था? श्यामल दास ने। किसने लिखा था? श्यामल दास। वीर विनोद ग्रंथ किसने लिखा था? श्यामल दास। जिसमें श्यामल दास ने कहा है कि 84 में से 32 फोर्ट किसने बनवाए हैं? कुंभा ने। इसी वीर विनोद में लिखा है कि मोरी राजा चित्रांग या चित्रांगद ने यह किला बनाया था। कौन सा? चित्तौड़। उसका नाम क्या रखा था? चित्रकूट। मेवाड़ में गोहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित करके 8वीं शताब्दी के लगभग चित्तौड़ पर क्या कर लिया? अधिकार। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया। कब किया था? चित्तौड़ दुर्ग पर 1303 ईस्वी में। और जीतकर इसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। क्या नाम रखा था? खिजराबाद। ये मेसा के पठार पर है। और जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया
तब चित्तौड़ के शासक कौन थे? रतन सिंह। रानी पद्मिनी ने जौहर किया, गोरा बादल और रतन सिंह ने क्या किया? केसरिया किया। ये सभी किलों का सिरमौर है। गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सभी क्या है? गढ़ैया है। इस पर दूसरा अटैक 1535 में या दूसरा साका हुआ था। गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। और जब दूसरा साका हुआ चित्तौड़ का, तब शासक कौन थे? यहाँ के विक्रमादित्य थे। कौन थे? विक्रमादित्य। और जौहर किसने किया था? जौहर किया था दूसरे साके में हाड़ी रानी कर्मावती ने। किसने किया था? हाड़ी रानी कर्मावती ने। रावत बाग सिंह, सज्जा और सिंहा। रावत कौन थे? बाग सिंह, रावत बाग सिंह। इसके अलावा कौन था? सज्जा। और कौन था? सिंहा। इन्होंने केसरिया किया। और विक्रमादित्य को कहां भेज दिया था? बूंदी भेज दिया। चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था 1568 में। और आक्रमणकारी कौन था? अकबर। और उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? उदय सिंह थे। तीसरे आक्रमण के समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? उदय सिंह थे। उदय सिंह को चित्तौड़ दुर्ग से बाहर निकाल दिया गया। वीर जेमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया ने अकबर की सेना के साथ में क्या लड़ी थी? जंग लड़ी थी। विद्यार्थी, चित्तौड़ दुर्ग के दर्शनीय स्थलों में बात करें तो यहाँ तुलजा माता का मंदिर है, नवलखा भंडार है, भामाशाह की हवेली है। तुलजा माता के मंदिर का ध्यान रखना। नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का एक लघु दुर्ग है। और ये दुर्ग किसने बनवाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ये बनवाया था विद्यार्थियों बनवीर ने। किसने बनवाया था? बनवीर ने। यहाँ श्रृंगार चौरी है, जो कुंभा की जो पुत्री थी उसके विवाह का मंडप है। यहाँ त्रिपोलिया दरवाजा है और कुंभ श्याम का मंदिर भी है। सोमदेव मंदिर, ये ध्यान रखना। और कुंभा निर्मित विजय स्तंभ, जिसकी कितनी मंजिल है? 9 मंजिल है। और रानी पद्मिनी का महल, गोरा बादल के महल, चित्रांग मोरी तालाब और जैन कीर्ति स्तंभ, ये आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। विद्यार्थियों, अगर इनकी डिटेल में प्रारंभ कर देता हूं तो फिर अध्याय बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं उतनी ही बात बता रहा हूं जितनी इस पुस्तक के अंदर है। अब चलते हैं हम राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। वर्तमान में राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप कुंभलगढ़ दुर्ग है, जो संकट काल में मेवाड़ राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। कुंभा के शिल्पी मंडन की देखरेख में ये बना था। 36 किलोमीटर का परकोटा है। 8 घुड़सवार इस पर एक साथ चल सकते हैं, कहीं पर 4 लिखा हुआ है। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीर, बुर्ज और कंगूरू के कारण एट्रोस्कन से की है। किससे की है? एट्रोस्कन, जो यूरोप का एक फोर्ट है। कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर झाली बावड़ी है और झाली रानी का मालिया भी है, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग का एक छोटा सा भाग और है, ऊंचा भाग, जो कुंभा का निवास स्थान था, जिससे कटारगढ़ कहते हैं। कुंभा ने विष्णु जी का मंदिर बनवाया, झाली रानी का मालिया बनवाया, मामा देव का तालाब व कुंड भी बनवाया है। यहाँ उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ नहीं, ये पृथ्वीराज सिसोदिया की छत्री है। यहाँ उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। कौन से दुर्ग के अंदर? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और यहीं पर महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास स्थान है, जिससे आज भी कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। अबुल फजल ने इस दुर्ग की बुलंदी के बारे में लिखा कि इतनी बुलंदी पर है, इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। किस दुर्ग के बारे में कहा था? आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था। फिर हम चलते हैं रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। 8वीं शताब्दी में ये किला रणथन देव चौहान ने बनवाया था। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने, जब यहाँ के शासक थे हटी हमीर, तब उस पर आक्रमण किया था। हटी हमीर, इन्होंने केसरिया किया। और रानी जो थी कौन? रंग देवी, उसने क्या किया? जौहर किया। और ये राजस्थान का पहला क्या है? जल जौहर है। राजस्थान का पहला क्या है? जल जौहर। गिरी दुर्ग और वन दुर्ग तथा एरण दुर्ग की श्रेणी के अंदर ये आता है। अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग को क्या कहा था? कि ये दुर्ग बख्तर बंद है। इस दुर्ग के बारे में
एक जलालुद्दीन खिलजी का भी स्टेटमेंट है। किसका है? जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी, उन्होंने ये कहा था कि ऐसे 10 दुर्ग में मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। दर्शनीय स्थल में हटी हमीर का महल है, सुपारी महल, ये बड़ा फेमस महल है हमीर का। और 32 खम्भों की छतरी जो हमीर ने अपने पिता जेतर सिंह की याद में बनवाई थी, जो उनका शासनकाल है जेतर सिंह का 32 वर्ष का, उनकी याद में। जोगी महल है, यहाँ पर पीर सदरुद्दीन की दरगाह है और किसका मंदिर है? गणेश जी का मंदिर है। फिर चलते हैं सिवाना दुर्ग बाड़मेर। वर्तमान में ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है? बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है। 56 पहाड़ियों का जो समूह है बालोतरा के पास में, सिवाना के बेल्ट में, उसमें एक पहाड़ है हल्देश्वर का पहाड़। कौन सा पहाड़ है? हल्देश्वर का पहाड़। उस पर है वीर नारायण पवार ने यह किला बनवाया था। इसे अणखलो किले के नाम से जाना जाता है। किसने बनवाया था? वीर नारायण पवार ने। 954 ईस्वी में वीर नारायण ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के दुर्ग पर आक्रमण किया था। कहानड़ देव के समय कब किया था? 1308 ईस्वी में। यहां पर ये तिथि गलत है, ध्यान रखना। ये कोई जरूर नहीं है कि जितनी बातें इसमें लिखी गई है सारी की सारी सही है, मिसप्रिंट भी काफी है, आपको ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि 1310 पूछ लिया तो वो आंसर माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। 1308 ही आंसर रहेगा इसमें। सिवाना दुर्ग मारवाड़ में संकट काल का रक्षक माना जाता है, राजाओं की शरण स्थली है। मालदेव ने जब गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था, शेरशाह सूरी के खिलाफ युद्ध हार गए, तो शेरशाह की सेना से बचने के लिए मालदेव ने कौन से दुर्ग में शरण ली थी? सिवाना दुर्ग में। और सिवाना का प्राचीन नाम क्या था? कुंभ थाना था। क्या नाम था? कुंभ थाना। खिलजी ने जब आक्रमण किया तो खिलजी का सेनापति यहाँ पर कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग था। कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग। और यहाँ पर केसरिया किसने किया था? शीतल देव। और पुत्र किसने किया था? सोम ने किया था। चंद्रसेन ने भी, जब अकबर ने चंद्रसेन को घेरने की योजना बनाई तो चंद्रसेन ने भी अपने बचाव के लिए कौन से दुर्ग का सहारा लिया था? सिवाना दुर्ग का सहारा लिया था। चलिए अब अगले दुर्ग की तरफ चलते हैं, और ये राजस्थान का प्रसिद्ध तारागढ़ किला है। कहाँ का है? बूंदी का। एक तारागढ़ आपके अजमेर में है और दूसरा तारागढ़ कहाँ पर है? बूंदी में। बूंदी के तारागढ़ का निर्माण राव बरसिंह ने करवाया। ये मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित है। वीर विनोद जो ग्रंथ श्यामल दास ने लिखा है उसके अनुसार मेवाड़ के महाराणा क्षेत्र सिंह, जिनका शासनकाल 1364 से 82 तक का, इन्हें खेता भी कहा जाता है, बूंदी विजय का प्रयास किया लेकिन ये युद्ध हार गए। फिर इनके पुत्र लाखा ने प्रयास किया लेकिन ये बूंदी किले को नहीं जीत पाए। फिर लाखा ने, मेवाड़ महाराणा लाखा ने बूंदी का नकली किला बनाकर उस पर जीत दर्ज करने की प्रयास की। तब बूंदी का एक स्वामी भक्त योद्धा उनके सामने अकेला आकर खड़ा हो गया, जिसका नाम था कुंभा हाड़ा। और कुंभा हाड़ा को हराकर लाखा ने बूंदी का नकली किला जीता। कुल मिलाकर नकली सही, लेकिन बूंदी का तारागढ़ किला किसने जीत लिया? आपके महाराणा लाखा। बूंदी के राजमहलों की सबसे बड़ी विशेषता, इनके भीतर दुर्लभ और जीवंत भित्ति चित्र के रूप में अनेक जो चित्र हैं विद्यमान है। महाराव उमेद सिंह ने बूंदी के अंदर चित्रों के लिए एक महल बनवाया जिसे चित्रशाला कहा जाता है। और बूंदी चित्र किला की अगर हम बात करें तो ये पशु और पक्षियों के चित्रण के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। 84 खंबा छतरी बूंदी में है। शिकार बुर्ज है, फूल सागर झील, नवल सागर, ये सारे बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के पास में है। और इसमें एक फेमस तोप भी है जिसका नाम क्या है? गर्भ गुंजन तोप। अब चलते हैं, नाहरगढ़ किला जयपुर के अंदर है। जयपुर का रक्षक, जयपुर की ओर झांकता हुआ किला, जिसका मूल नाम क्या था? सुदर्शनगढ़ था। मूल नाम क्या था विद्यार्थियों? सुदर्शनगढ़। और इसी के किनारे कछुआ वंश का शाही शमशान घाट है। कौन सा? गेटोर की छतरियां। निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। मराठों और पिंडारियों के आक्रमण से बचने के लिए सुदर्शनगढ़ इसका नाम था, लेकिन वर्तमान में नाहरगढ़ नामकरण नाहर सिंह भूमिया के नाम पर किया गया।
नाहरसिंह भोमिया का पहले यहाँ स्थान था। नाहरगढ़ निर्माण के समय झुंझार नाहरसिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया। तब तांत्रिक पौंड्रिक रत्नाकर ने नाहरसिंह बाबा को मनाया और उनका स्थान आंबागढ़ के पास में चौबुर्जी गढ़ी के अंदर निर्धारित किया। नाहरसिंह बाबा जो है खुश हो गए। आज भी नाहरसिंह भोमिया का जो पूजा स्थल है चौबुर्जी गढ़ी जो है ना आंबागढ़ के अंदर, वहां पर इनकी पूजा होती है। नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए और इन महलों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? माधवेंद्र भवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माधवेंद्र भवन। और इनके बीच में जो है पत्थरों की मूर्तियां लगाई गई हैं, जिससे क्या कहते हैं? स्कल्पचर पार्क कहा जाता है। ये कहां पर है? स्कल्पचर पार्क नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर है। चलिए आगे, अगला तारागढ़ है आपके अजमेर का। तारागढ़ दुर्ग अब खंडित दशा में है। अजमेर का तारागढ़ जो है काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ चुका है। इसका मूल निर्माता जो है वो राजा अजयपाल है, सांभर का राजा था। 7वीं सदी के अंदर ये दुर्ग बनाया था। हरविलास शारदा अपनी पुस्तक में लिखते हैं। इससे गढ़बीटली पहाड़ी पर बनाया गया। गढ़बीटली भी कहते हैं, अजयमेरू भी कहते हैं। गढ़बीटली पहाड़ी पर बनाने के पीछे एक तर्क और भी मिलता है, जो गढ़बीटली नाम इसका माना जाता है। शाहजहां के शासनकाल में विठलदास गोड यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था। संभव है कि उस पर पराक्रमी योद्धा के नाम पर इस किले का नाम क्या रखा गया? गढ़बीटली। और पृथ्वीराज जो उड़ना राजकुमार है, उनकी रानी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? तारागढ़। कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजयपाल ने करवाया था। इस दुर्ग में 14 विशाल बुर्ज हैं, जिसमें घूंघट, घुगड़ी और फूटी और बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज और फतेह बुर्ज प्रमुख है। तारागढ़ दुर्ग को 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखा और कहा कि ये दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। हालांकि बिशप हेबर ने इसको प्रथम जिब्राल्टर कहा था। बिशप हेबर ने इसका नाम क्या रखा था? जिब्राल्टर। क्या रखा था? जिब्राल्टर। और विलियम बेंटिक ने इसे क्या नाम दिया? दूसरा जिब्राल्टर। और विलियम बेंटिक ने ही तारागढ़ दुर्ग अजमेर को तुड़वाया था। विद्यार्थियों, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर में 1459 में राव जोधा ने, जो सूर्यवंशी शासक थे, मिहिर जो सूर्य का पर्यायवाची, उसके नाम पर क्या रखा? मेहरानगढ़। इसकी उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टोंक, ये जोधपुर के उत्तर में बना हुआ है। लाल बलुआ पत्थर से इसे मयूर ध्वजगढ़ या गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। गढ़ बणियो मेहरान, तो काफी मजबूत किला है। कौन सा? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग के भीतर आपके मोती महल है, फतेह महल है, फूल महल है और कौन सा है? श्रृंगार महल। मेहरानगढ़ के भीतर महल कौन कौन से? मोती महल, फतेह महल, फूल महल और श्रृंगार महल। और राजा मानसिंह ने पुस्तकालय बनवाया था, जिसका नाम रखा था पुस्तक प्रकाश। इस दुर्ग में प्राचीन तोपें हैं, जैसे किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुबार, धूड़धानी, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कल्ला और गजक। चामुंडा माता का मंदिर है। मुरली मनोहर और आनंद घन के भी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर तखत विलास, चौखेलाव महल, बिचला महल और श्रृंगार चौकी या श्रृंगार चौरी नहीं श्रृंगार चौकी या श्रृंगार चौकी नामक यहाँ पर दर्शनीय महल या स्थल हैं। इसी पर आपके जोधपुर के शासकों का राज तिलक होता था। फिर आता चूरू का किला, जो ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 में बनवाया। 1814 में बीकानेर के राजा थे सूरत सिंह और उनके सेनापति जो सुराणा थे, उन्होंने चूरू के दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। अब जब लड़ाई हुई तो कहते हैं कि यहाँ का गोला बारूद समाप्त हो गया। उसके बाद में स्थानीय जो लोग थे, उन्होंने अपनी चांदी जो है वो ठाकुर शिव सिंह को दी और ठाकुर शिव सिंह ने चांदी के गोले बनाकर सेना पर दागे। तो बीकानेर की सेना जो है इनकी प्रतिष्ठा और सम्मान को देखकर यहाँ से घेरा उठाकर पुणे लौट जाती है। तो चांदी के गोले दागने वाला एकमात्र किला कौन सा है? चूरू का
किला है जो बीकानेर रियासत का पार्ट हुआ करता था। फिर है विद्यार्थियों अकबर का दुर्ग अजमेर में जो 1571-72 में बना था, और ये अकबर का दौलत खाना यानी अकबर यहाँ खजाना रखते थे और अकबर जो है यहाँ पर शस्त्र भी रखते थे, इस कारण अकबर की मैगजीन भी कहते हैं। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम स्थापत्य कला शैली पर बना हुआ है। 1576 में महाराणा प्रताप की युद्ध हल्दी घाटी जब युद्ध हुआ था तो उसकी योजना अंतिम रूप से कौन से दुर्ग में बनी थी? अकबर का किला जो आपके कहाँ है? अजमेर में। सर टॉमस रोज जब भारत आया था तो मुगल सम्राट जहांगीर अक्सर कौन से किले में रहा करते थे? इसी अकबर के किले में रहा करते थे। और अंग्रेजों ने जब शासन किया तो उन्होंने अजमेर से इसी किले से शासन चलाया था। तो जहांगीर को टॉमस रो इसी अकबर के किले में मिलते हैं। 1801 में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार करके अपना यहाँ पर क्या रखा? शस्त्रागार रखा था विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, और बीकानेर का जो किला है इससे जूनागढ़ कहा जाता है क्योंकि पहले यहाँ पर किला बनाया था राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से। फिर उसी दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाकर और नया दुर्ग राय सिंह ने 1589 में करवाया। तो पुराना जिसको राजस्थानी भाषा में जूना कहा जाता है, पुराने दुर्ग पर निर्मित होने के कारण इससे जूनागढ़ नाम दिया गया है। एक जूनागढ़ महल भी है जो आपके कहाँ है? डूंगरपुर में। ये लाल पत्थरों से बना हुआ है इसीलिए इसको लालगढ़ भी कहते हैं। जूनागढ़ का दूसरा नाम क्या है? लालगढ़ भी है। दुर्ग में आंतरिक द्वार सूरजपोल पर दुर्ग के संस्थापक राय सिंह की प्रशस्ति लगी हुई है। सूरजपोल पर जो आंतरिक दरवाजा है जूनागढ़ दुर्ग का, वहां पर राय सिंह ने जो ये निर्माण कार्य करवाया, राय सिंह की जो जीवन की उपलब्धियां हैं वो प्रशस्ति लगी हुई है। और इस प्रशस्ति के रचनाकार मुनि जयिता थे। कौन थे? मुनि जयिता। सूरजपोल के दोनों तरफ चित्तौड़ की शाखे में वीर गति पाने वाले इतिहास प्रसिद्ध जेमल मेड़तिया जो मेड़ता के थे और पत्ता सिसोदिया जो मेवाड़ के थे, उनकी हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित है। जूनागढ़ दुर्ग में रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्र महल और लाल निवास, सरदार निवास ये प्रसिद्ध महल हैं। दो बुर्जें भी काफी चर्चित है, चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज। विक्रम विलास भी यहाँ का प्रसिद्ध महल है। जूनागढ़ दुर्ग को तारामणि फोर्ट भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जूनागढ़ दुर्ग का ही एक नाम क्या है? तारामणि फोर्ट है। कौन सा फोर्ट है? तारामणि फोर्ट। अब चलते हैं, अगला राजस्थान का ओदक या जल दुर्ग है भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में चंबल और बामनी नदियों के संगम पर है। इस किले की बात करें तो ये जल दुर्ग है चंबल और बामनी या ब्राह्मणी नदियों के संगम पर। कर्नल टोड ये कहते हैं कि भैंसासा नामक एक व्यापारी था, उसने रोड़ा चारण के साथ मिलकर पर्वतीय लुटेरों से व्यापारिक काफिले की रक्षा हेतु इसका निर्माण करवाया था। इस दुर्ग पर डोड शाखा जो परमार आपके चौहानों की शाखा थी, परमार वंश, राठौड़ वंश, सक्तावत और चूड़ावत, इन सब ने इस पर अधिकार किया और इसके बाद में ये हाड़ाओं को मिला था। ये भैंसरोडगढ़ का किला अधिकांश मेवाड़ के अधिकार में रहा। इससे राजस्थान का वेलूर दुर्ग भी कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड ने लिखा था इस दुर्ग के बारे में कि अगर मुझे राजपूताने में किसी जागीर की पेशकश की जाती है तो मैं जिस जागीर को पसंद करता हूं वो कौन सी है? भैंसरोडगढ़। फिर आता है राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ ओदक दुर्ग, और ये ओदक दुर्ग या जल दुर्ग जो है वो गढ़ गागरोन है झालावाड़ का।
जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। जल दुर्ग है। 11वीं शताब्दी में डोड परमारों ने इसका निर्माण करवाया। इसे डोडगढ़ या धूलरगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहलाया था? डोडगढ़ या धूलरगढ़। अब इसकी और खास बात देखें तो खींची चौहानों के अधिकार में रहा। अचलदास खींची की वीरता की कहानियां ये दुर्ग कहता है। इस दुर्ग में 2 साके हुए हैं। कितने साके हुए हैं? 2 साके हुए हैं। पहला साका हुआ था 1423 में और शासक थे अचलदास खींची, और दूसरा साका होगा 1444 ईस्वी के आसपास, और उस समय शासक होंगे अचलदास खींची के पुत्र पहालन सिंह खींची। ये 2 साके हुए थे। अब 1423 में मांडू के सुल्तान होशंग शाह, जिनको अल्प खां गोरी भी कहते हैं, होशंग शाह या फिर किसने? अल्प खां गोरी ने आक्रमण किया था और जो है अचलदास खींची लड़ते हुए वीरता को प्राप्त हुए थे। गढ़गागरोन के इस प्रथम साके पर आपके अचलदास खींचीरी वचनिका नामक प्रसिद्ध वचनिका राजस्थान में पहली बार लिखी गई। संत पीपा की छतरी है। यहाँ सूफी संत मीठे सा हमीमुद्दीन चिश्ती, जिन्हें बाहुबली भी कहा जाता है या महाबली, औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इस किले की शोभा बढ़ाता है। ये सवाल अभी पूछा गया है कि औरंगजेब ने बुलंद दरवाजा राजस्थान के किस दुर्ग में बनवाया? तो प्रिय विद्यार्थियों, औरंगजेब ने बुलंद दरवाजा बनवाया था गढ़ गागरोन झालावाड़ के अंदर। पीपा की छतरी और मीठे शाह हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है। अब यहाँ पर जो दूसरा साका होगा उसमें आक्रमणकारी होगा आपके मालवा का ही सुल्तान है महमूद खिलजी। कौन होगा? महमूद खिलजी प्रथम। चलिए अगले दुर्ग की यात्रा पर चलते हैं और अगला दुर्ग है आपके जयगढ़ आमेर जयपुर। कहते हैं कि इस दुर्ग में तोप ढालने का कारखाना, विशाल कारखाना बनाया गया था। कौन से दुर्ग में? जयगढ़ दुर्ग के अंदर। और इसी दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जेबाण है। और दूसरी फेमस तोप कौन सी है? बजरंग बाण है। कौन सी है? बजरंग बाण। जयगढ़ अपने विशाल पानी के टांकों के लिए जाना जाता है। अगर ये पूछे कि जयगढ़ दुर्ग की विशेषता क्या है, तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात है इसमें पानी के विशाल टांके हैं, और दूसरी खास बात है इसमें गुप्त सुरंगें बहुत ही ज्यादा है। इसी कारण इसे रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है। इसका वर्तमान स्वरूप सवाई जय सिंह द्वितीय ने निर्मित करवाया। जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग कहते हैं क्योंकि इसमें क्या है? गुप्त सुरंगें हैं। फिर हम चलते हैं जालोर का किला। जालोर का किला विद्यार्थियों सोनगिरी पहाड़ी पर है, सुकड़ी नदी के किनारे, और इसी कारण इस दुर्ग को क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुवर्णगिरी। जालोर का प्राचीन नाम शिलालेखों में क्या मिलता है? जाबालीपुर मिलता है, और किले का नाम मिलता है सुवर्णगिरी। अगर पूछे कि जालोर दुर्ग का जो है शिलालेखों में नाम क्या है? सुवर्णगिरी है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार निर्माण प्रतिहार शासकों के द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया। इसमें तोपखाना मस्जिद है जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। अलाउद्दीन खिलजी जब 1311-12 के अंदर जालोर पर कब्जा करेंगे काहनड़ देव को हराकर, यहाँ साका होगा जालोर का, और इस घटना के बाद में जो परमार राजा भोज ने किसी जमाने के अंदर यहाँ पर संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, उस पाठशाला को तोड़कर अलाउद्दीन खिलजी एक मस्जिद बनाएंगे जिसे तोपखाना कहेंगे। प्रसिद्ध शासक काहनड़ देव चौहान रहे यहाँ के 1305 से 11 तक, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब आगे चलते हैं। अगला है जैसलमेर का किला। राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है जैसलमेर को, और जैसलमेर का किला सोनारगढ़ कहलाता है, जो सत्यजीत रॉय ने जो ये नामकरण दिया था। तिरकुट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित है ये सोनार का किला, जो भाटी जैसल ने
1155 में निर्माण कार्य शुरू किया और इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था भाटी जेसल के पुत्र शालिवाहन द्वितीय ने करवाया था। शालिवाहन कौन सा था? द्वितीय था। जैसलमेर के किले तक पहुंचने के बारे में कहा जाता है कि यहां तक पहुंचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए, लोहे का शरीर होना चाहिए, काठ का घोड़ा हो तभी सवार यहां तक पहुंच सकता है। ये किला त्रिकुट पहाड़ी पर ऐसे बना हुआ है जैसे रेगिस्तान में कोई लंगर डाले हुए जहाज खड़ा है। इस किले के कारीगरों ने चूने के स्थान पर बड़े बड़े पत्थरों को जोड़कर इस पद्धति को स्थापत्य में डॉट पद्धति कहा जाता है, इसका प्रयोग किया है। ये राजस्थान का पहला किला है विद्यार्थियों जिसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी चूना नहीं लगाया है। बाकी सभी दुर्गों के अंदर थोड़ा बहुत चूना लगाया गया है। भव्य जैन मंदिरों की बात करें तो पार्श्वनाथ जैन मंदिर और ऋषभदेव जैन मंदिर जो है जैसलमेर के किले में प्रसिद्ध हैं। ये अपने शिल्प और सौंदर्य के कारण आबू के देलवाड़ा जैन मंदिरों की बराबरी करते हैं। तो राजस्थान में ऐसे जैन मंदिर कहाँ हैं जो आबू के देलवाड़ा जैन मंदिर समूह की बराबरी करते हैं? वो विद्यार्थियों सोनारगढ़ फोर्ट जैसलमेर के अंदर स्थित है। किले के महलों में रंग महल, मोती महल, गज विलास और कौन सा है? जवार विलास प्रमुख है। कौन कौन से वापस देख लीजिए, एक तो है रंग महल, एक मोती महल, एक गज विलास और एक कौन सा है? जवार विलास। इस दुर्ग के अंदर दुर्लभ व प्राचीन पांडुलिपियों का एक संग्रहालय है और उसका नाम है आपके जिनभद्र सूरी ग्रंथागार। जिनभद्र सूरी ग्रंथागार कौन से फोर्ट के अंदर है? ये आपके जैसलमेर फोर्ट के अंदर। अब चलते हैं लोहागढ़ गोरा हटजा रे राज भरतपुर रे छोरा रो। भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता और शौर्य गाथाओं को जो है प्रमाणित करने वाला किला लोहागढ़ अपनी अजेयता और सुदृढ़ता के लिए विख्यात है। निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1733 में अपने युवराज काल के अंदर, जब वो युवराज थे तब इसका निर्माण करना शुरू किया। ये मिट्टी का दुर्ग है, पूरा का पूरा किससे बना हुआ है? काली मिट्टी का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? काली मिट्टी का, और मोटी इसकी दीवार है। लोहागढ़ को पूर्व स्थिति में कच्ची गढ़ी के रूप में विकसित कर वर्तमान रूप दिया गया है। प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु से निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाजा आज भी इस दुर्ग की वीरता की कहानी कहता है। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 में सूरजमल की हत्या दिल्ली के सेनापति ने की थी। तो सूरजमल के पुत्र हुए थे जवाहर सिंह और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए जवाहर सिंह जी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली के लाल किले से एक दरवाजा जीत कर लाए, अष्ट धातु का दरवाजा, और वो लाकर लोहागढ़ दुर्ग के मेन गेट पर लगाया गया। जवाहर सिंह 1765 में लेकर आए थे। ये दरवाजा किसी जमाने के अंदर गढ़ चित्तौड़ के प्रवेश द्वार पर लगा हुआ था। इस किले की अभेद्यता का कारण इसकी चौड़ी दीवारें हैं। किले की बाहरी दीवार मिट्टी की बनी हुई है, इसके चारों ओर एक गहरी खाई है। इसी कारण ये दुर्ग कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है? पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इस खाई में मोती झील का पानी सुजान गंगा नहर के द्वारा लाया जाता है। कहा जाता है कि जो अंग्रेज सेनापति थे लॉर्ड लेक, उन्होंने 1805 में 5 बार तोप खाने की सहायता से इस किले पर चढ़ाई की, लेकिन वो असफल रहे। इसके अंदर दर्शनीय स्थल में किशोरी महल है, जवाहर बुर्ज है, कोटी खास महल है, वजीर की कोठी है और दादी माँ का महल, गंगा मंदिर और कौन सा मंदिर है? लक्ष्मण मंदिर है। तो लोहागढ़ दुर्ग की दर्शनीय स्थलों की बात करें तो पहला कौन सा है? किशोरी महल। दूसरा कौन सा है? जवाहर बुर्ज, फिर कोठी खास, फिर वजीर की कोठी, दादी माँ का महल और गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर है। अब चलते हैं कुछ और किले। हाड़ौती के अंदर एक किला है शेरगढ़, और हाड़ौती का शेरगढ़ कहाँ है विद्यार्थियों? 12 के अंदर है। कहाँ पर है? 12 में। और हाड़ौती के शेरगढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था? कोसवर्धन दुर्ग था।
सिरोही के अंदर बसंतगढ़ फोर्ट है, जो किसने बनवाया था? कुंभा ने बनवाया। और सीकर के अंदर कौन सा किला है? लक्ष्मणगढ़, जो सीकर के शासक लक्ष्मण सिंह ने बनवाया था। मंदिर स्थापत्य कला की बात करें तो बेराट का मौर्य युगीन गोल बौद्ध मंदिर प्रसिद्ध है। अब मौर्य युगीन सभ्यता के प्रतीक गोल बौद्ध मंदिर व स्तूप कहाँ पर है? बेराट। बेराट पहले जयपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था और वर्तमान में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कोटपुतली बहरोड के अंदर है। कोटपुतली बहरोड। तो मौर्यकालीन सभ्यता कहाँ की है? बेराट की। नगरी चित्तौड़, जिसे मध्यमिका भी कहते हैं। नगरी का एक नाम और क्या विद्यार्थियों? मध्यमिका है। ये भी बेड़च नदी के किनारे हैं और यहाँ विष्णु मंदिर के प्रमाण मिले हैं। कौन से मंदिर के प्रमाण मिले हैं? वैष्णो मंदिर के। लगभग 8वीं सदी में राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ उसे गुर्जर प्रतिहार या महामारू गुर्जर शैली के नाम से जाना जाता है। यहाँ ध्यान रखना, मंदिर स्थापत्य कला की जो 8वीं सदी की शैली विकसित हुई थी उसका नाम क्या था? गुर्जर प्रतिहार शैली या फिर महामारू शैली। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मंडोर के प्रतिहारों, सांबर के चौहानों और चित्तौड़ के जो मौर्य वंश के राजा थे उन्होंने मंदिर निर्माण का कार्य करवाया। आगे देखें तो ओसिया के अंदर जो मंदिर बने हैं विद्यार्थियों, कहाँ पर बने हैं? ओसिया में जो मंदिर बने हैं वो मंदिर 8वीं से 12वीं सदी तक जो मंदिर बने हैं उनमें से महत्वपूर्ण मंदिर च्याई माता का मंदिर है, जो पहाड़ी पर बना हुआ है। उसके पास सूर्य मंदिर है और नीचे कौन सा मंदिर है? हरिहर और महावीर मंदिर है। हरिहर मंदिर की विशेषता ये होती है कि उसमें भगवान शिव और विष्णु इन दोनों की प्रतिमाएं एक साथ लगती है, क्योंकि हरि किसका पर्यायवाची है? विष्णु का। और हर किसका पर्यायवाची है? शिव का। तो यहाँ पर हरि का मतलब क्या है? हरि का मतलब है विष्णु और हर का मतलब क्या है? हर का मतलब है शिव। शिव और विष्णु के जो मंदिर हैं एक साथ जॉइंट में, उन्हें हरिहर कहा जाता है। 9वीं शताब्दी में विकसित गुर्जर प्रतिहार शैली के महत्वपूर्ण मंदिर पाली जिले में कहाँ बना था? आहुआ में। और बालोतरा में कहाँ बना था? खेड़ के अंदर। पाली में जो आहुआ में मंदिर बना था उसका नाम है कामेश्वर। कामेश्वर महादेव ये भगवान शिव का मंदिर है। और 1857 की क्रांति में ये पूज्य देवता के रूप में वहां पर प्रचलित रहे और देवी के रूप में पूज्य रही थी आपके सुगाली माता, ठीक है, जिनके 10 सिर और 54 हाथ है। रणछोड़ जी का मंदिर आपके बालोतरा में है। ये मंदिर 9वीं सदी के हैं। 10वीं और 11वीं सदी के प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहार शैली का पूर्ण विकास हुआ। वे सोलंकी शैली का प्रारंभ देखने को मिलता है। इस शैली का पहला महत्वपूर्ण मंदिर मेड़ता के पास केकिंदिया जसनगर का है नीलकंठ मंदिर। ये जो नीलकंठ मंदिर है ये आपके सोलंकी शैली का प्रसिद्ध मंदिर है और कहाँ बना है? मेड़ता के पास जो केकिंदिया जसनगर गांव है। इसी प्रकार सीकर का हर्षनाथ मंदिर भी काफी फेमस मंदिर है। सरिस्का अलवर के अंदर दक्षिण पश्चिम में पारानगर में भी एक नीलकंठेश्वर मंदिर इस शैली में बना हुआ सोलंकी शैली का त्रिकुटाकार मंदिर है। इन दोनों मंदिरों में हमें गोल स्तंभ देखने को मिलते हैं। तो सोलंकी शैली की विशेषता क्या है कि मंदिरों के जो खंभे हैं वो गोल हैं और काफी लंबाई वाले हैं। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, जो लगभग कब बना था? 1016 ईस्वी में। 5 मंदिरों का समूह है किराड़ू का मंदिर समूह और इसमें सोमेश्वर मंदिर सबसे भव्य मंदिर माना जाता है। तो ध्यान रखना, जो किराड़ू है उसको राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। चलिए अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली से भी अलग है। इनमें बारडोली का शिव मंदिर, बारडोली का शिव मंदिर है विद्यार्थियों आपके चित्तौड़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। नागदा में सास बहू का मंदिर, नागदा है आपके उदयपुर के अंदर। और उदयपुर के अंदर ही एक है जगत अंबिका का मंदिर, जो थोड़े से अलग हटकर बनाए गए स्थापत्य कला में। 11वीं और 13वीं सदी के बीच बने राजस्थान के मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान में मंदिर निर्माण का कौन सा समय ऐसा है
जो गोल्डन टाइम पीरियड माना जाता है टेम्पल का, तो वो है विद्यार्थी 11वीं से 13वीं सदी। ये मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल कहलाता है। ध्यान रखना, मंदिर शिल्प निर्माण का राजस्थान में गोल्डन समय या स्वर्ण काल कौन सा है? 11वीं से 13वीं सदी, जिन्हें सोलंकी या मारू गुजर शैली के अंतर्गत रखा जाता है। यानी स्थापत्य कला में कौन सी शैली गोल्डन शैली कहलाई? तो वह है सोलंकी या मारू गुजर शैली। ओसिया का सच्ची माता मंदिर, चित्तौड़ दुर्ग का समिधेश्वर मंदिर। समिधेश्वर मंदिर का निर्माण परमार वंशी राजा भोज ने करवाया था और इस शैली के मंदिरों में खंभे अलंकृत हैं, पतले हैं, गोलाई लिए हुए हैं और ये मंदिर ऊंची पीठिकाओं पर निर्मित है। 11वीं से 13वीं सदी के बीच में जो मंदिर बने हैं, ऊंची पीठिका मतलब ऊंचा चबूतरा लिया है, प्लेटफॉर्म काफी हाइट पर है, फिर उस पर गोल खंभे लिए गए, खंभों की लंबाई भी काफी क्या है? ज्यादा है। और ये मंदिर निर्माण स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है। इसके अंदर ओसिया का सच्चाई माता का मंदिर आता है और चित्तौड़गढ़ का कौन सा है? समिधेश्वर मंदिर आता है। इसी समय एक और शैली का विकास हुआ जिसे भूमिज शैली कहा जाता है। 11वीं और 13वीं सदी के बाद के अंदर, इस समय के बाद में राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर जो है लगभग 1010 से लगाकर 20 के बीच में पाली के अंदर बना था, सेवाड़ी जैन मंदिर। इसके अलावा भूमिज शैली का दूसरा मंदिर बना है मैनाल का महानालेश्वर। और मैनाल कहाँ है? मैनाल है विद्यार्थियों भीलवाड़ा के अंदर। मैनाल कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। इसके अलावा 12 जिले का रामगढ़ क्षेत्र का जो भंड देवरा मंदिर है वो भी आपकी कौन सी शैली का है? भूमिज शैली का। और भंड देवरा को हाड़ोती का खजुराहो कहा जाता है। और बिजोलिया का कौन सा मंदिर है? उंडेश्वर शिव मंदिर है। कौन सा है? उंडेश्वर शिव मंदिर, ये बिजोलिया का है। बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। उंडेश्वर शिव मंदिर ये भी कौन सी शैली का है? भूमिज शैली का। राजस्थान से संपूर्ण भारत में 13वीं सदी के बाद का काल मंदिर निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण उल्लेखनीय नहीं है। अब यहाँ एक सवाल बनता है कि उन्नति काल जो मंदिर निर्माण शैली का था वो 11वीं से 13वीं सदी था। 13वीं सदी के बाद में जो 14वीं सदी का समय आता है, 15वीं सदी का समय आता है, उस समय के अंदर मंदिर निर्माण की जो शैली उसका पराभव हुआ है, उन्नति नहीं हुई है। उदयपुर के अंदर जगदीश मंदिर है और कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर एकलिंग जी का मंदिर, केशोराय पाटन और आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर, ये कुछ प्रमुख मंदिर हैं जो राजपूत राजाओं ने इस काल में बनवाए हैं। 16वीं 17वीं सदी के बाद यानी 18वीं सदी में राजस्थान में मंदिर निर्माण की कौन सी शैली डेवलप हुई थी? ये हुई थी आपके हवेली शैली। हवेली शैली का निर्माण, हवेली शैली के मंदिर राजस्थान में कब बने थे? 18वीं सदी में बने थे। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, हवेली शैली के मंदिर कौन सी शैली के मंदिर हैं? हवेली शैली के मंदिर। और कब बने थे राजस्थान में? 18वीं सदी के अंदर। कब बने थे? 18वीं सदी में बने थे। जैन मंदिरों में सर्वाधिक देलवाड़ा, माउंट आबू सिरोही के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा रणकपुर जैन मंदिर, ओसिया और जैसलमेर के जैन मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। पाली जिले में सेवाड़ी, घाणेराव, नाडोल, नारलाई का एरिया जो है वहां का, सिरोही में वरमाण है, झालावाड़ में चांदखेड़ी, जालरा पाटन, बूंदी में केशवराय पाटन और करौली में श्री महावीर जी, ये राजस्थान के प्रमुख जैन मंदिर समूह के भूभाग हैं और स्थल हैं जहां के जैन मंदिरों से संबंधित सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर एकलिंग जी का मंदिर आता है उदयपुर के अंदर, ये कैलाशपुरी गांव में है। कौन से गांव में? कैलाशपुरी। इसके अंदर आपके लिखा हुआ है कैलाशपुरी। एकलिंग जी का जो मंदिर है वो लकुलिस मंदिर है और कैलाशपुरी के अंदर है। इसका निर्माण 8वीं सदी में बप्पा रावल ने करवाया था। वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने दिया था और महाराणा रायमल सांगाजी के पिताश्री थे। मंदिर के मुख्य भाग में काले पत्थर से बनी हुई एकलिंग जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है। अब ये ध्यान रखना है कि एकलिंग जी की जो प्रतिमा है भगवान शिव की, वो चतुर्मुखी है कैलाशपुरी के मंदिर में, जो बप्पा रावल ने 8वीं सदी में बनाया था।
मेवाड़ राजघराने के कुल देवता हैं कौन? एकलिंग जी। और मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग का दीवान कहते हैं। और इसी मंदिर के अंदर कुंभा ने एकलिंग मंदिर में अपने भगवान विष्णु का भी मंदिर बनवाया था। तो ये ध्यान रखना, कुंभा ने किस मंदिर के भीतर, एकलिंग जी के मंदिर के भीतर या किस मंदिर के भीतर विष्णु मंदिर बनवाया? एकलिंग मंदिर के भीतर। और यह है विद्यार्थियों किराड़ू के मंदिर जो बाड़मेर में है। किराड़ू का प्राचीन नाम किराटकूप था। बाड़मेर के हाथमा गांव के समीप खड़ीन रेलवे स्टेशन से 5 किमी दूर एक पहाड़ी पर है। 11वीं से 12वीं सदी के बीच में आपके किराड़ू के मंदिर समूह का निर्माण हुआ है। ये पूछा जा सकता है कि किराड़ू मंदिर समूह जो है वो कब बना है? 11वीं से 12वीं सदी में। यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है जिसमें वैष्णव और शैव मंदिर दोनों शामिल हैं। इसके बाद में चले आगे तो किराड़ू का जो मंदिर है इनमें सबसे सुंदर कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर है विद्यार्थियों? सोमेश्वर मंदिर जो है किराड़ू के मंदिर समूह में सबसे सुंदर मंदिर है। ये साथ में गुप्तकालीन और क्षेत्रीय परमार और सोलंकी शैली का इसमें अद्भुत मिश्रण है। और किराड़ू को राजस्थान का क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर का। कछवा शासक वे थे आमेर के मान सिंह और उनकी रानी हुई थी कनकावती। रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में भगवान कृष्ण का एक प्रसिद्ध मंदिर बनवाया जिसमें काले रंग की कृष्ण की प्रतिमा लगी हुई है। कहा जाता है कि ये वही प्रतिमा है भगवान कृष्ण की जिसकी पूजा अक्सर चित्तौड़ के अंदर मीराबाई किया करती थी। और मान सिंह इससे चित्तौड़ लेकर आए। तो जगत सिंह जो पुत्र था रानी कनकावती का, उसकी स्मृति में जो मंदिर बनाया गया आमेर में, उसको क्या कहते हैं? जगत शिरोमणि मंदिर कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं तो देलवाड़ा का जैन मंदिर समूह आता है। देलवाड़ा जैन मंदिर समूह के अंदर पहला जो मंदिर है वो है जैन तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का। 1031 में बना है और गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनवाया। इस कारण इसे विमल वसई मंदिर कहते हैं। और इस मंदिर का शिल्पी था विद्यार्थियों कीर्तिधर। कौन था शिल्पी? कीर्तिधर। दूसरा मंदिर 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी को समर्पित है और इसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा 1230 में करवाया गया। और इस मंदिर का शिल्पी है आपके शोभन देव। कौन था? शोभन देव, ये इसका शिल्पी था। और इस मंदिर को लोणवसई मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की बात करें, यहाँ पर इस मंदिर समूह में मंडप है, स्तंभ है, छतरियां हैं। वेदिकाओं का निर्माण श्वेत पत्थर पर बारीकी से खुदाई करके किया गया है। काम इतना शानदार है कि ऐसा लगता है कि ये किसी पत्थर को काट कर नहीं बनाया गया है, छेनी और हथौड़े का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे किसी कागज को कैंची से काटकर डिजाइन बनाते हैं उस रूप में बनाई गई है। आगे चलते हैं विद्यार्थियों, अगला मंदिर समूह है हर्षद माता मंदिर समूह और ये कहाँ पर है? दौसा के अंदर है। पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। यहाँ से काफी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ध्यान से इसके आप नोट्स तैयार कर लेना। गुर्जर प्रत्याहार कालीन कला का उत्कृष्ट नमूना है। 11वीं शताब्दी के अंदर ये मंदिर समूह बना था। मोहम्मद गजनवी ने हर्षद माता मंदिर समूह को नष्ट भी किया था। मूलतः यहाँ पर भगवान विष्णु का मंदिर था। जहाँ वर्तमान में हर्षद माता का मंदिर है आभानेरी दौसा के अंदर, वहां किसी जमाने के अंदर भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर हुआ करता था। फिर आता है शिव मंदिर बाडोली चित्तौड़गढ़ का। ये पंचायतन शैली का मंदिर है। पंचायतन शैली के अंदर एक मुख्य मंदिर होता है और उसके चारों ओर 4 मंदिर होते हैं और इस मंदिर समूह को पंचायतन मंदिर समूह कहा जाता है। ये मंदिर निर्माण हूण शासक तोरमान के पुत्र मिहिर कुल हूण ने करवाया था। यानी
हूण वंश जिन्होंने भारत में शासन किया है, कुछ ने आक्रमण भी किया था, तो हूणों के द्वारा निर्मित राजस्थान में एकमात्र मंदिर कौन सा है? शिव मंदिर है, जो कहाँ का है? बारडोली चित्तौड़ का। अब हम चलते हैं शिव मंदिर भंड देवरा का, और भंड देवरा का शिव मंदिर कहाँ है? रामगढ़ बारा के अंदर है। इसको हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं, और साथ में राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहते हैं? मिनी खजुराहो भी कहते हैं हाड़ौती के इस 12 जिले के भंड देवरा शिव मंदिर को। इस मंदिर का निर्माण मेदवंशी राजा मलय वर्मा ने 10वीं सदी में करवाया। ये मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। किसमें बना हुआ है? पंचायतन शैली में। फिर आता है रणकपुर का जैन मंदिर, जो पाली जिले में है, और ये तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है, जिन्हें ऋषभ देव भी कहते हैं। इसका निर्माण कुंभा के शासन काल में धरणक शाह पोरवाल ने करवाया था। किसने करवाया था? धरणक शाह पोरवाल, जो जैन व्यापारी थे, और देपाक इस आपके रणकपुर जैन मंदिर का प्रमुख क्या था? शिल्पी था। इस मंदिर में 1444 खंभ हैं, इस कारण खंभों का अजायब घर भी कहते हैं। मूल गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुख वाली प्रतिमा है, और 4 मुख वाली प्रतिमा होने के कारण ये मंदिर चौमुखा जैन मंदिर भी कहलाता है। फिर चलते हैं ओसिया जोधपुर में सचियाई माता के मंदिर की तरफ, जो गुर्जर प्रतिहार कला का प्रमुख नमूना है। यहाँ पारंपरिक तरीके से वैष्णव, शैव और जैन मंदिरों का निर्माण हुआ है। ओसिया के वैष्णव मंदिर में हरिहर का मंदिर है, और कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर। जैन मंदिरों में महावीर स्वामी का मंदिर है, और शक्ति मंदिर के अंदर किसका है? पीपलाद माता का और सचियाई माता का। सचियाई माता का मंदिर का निर्माण उत्पल राज परमार ने करवाया था। किसने करवाया था? उत्पल राज परमार ने। इसके अलावा ओसिया के जितने भी जैन मंदिर समूह हैं या अन्य मंदिर समूह हैं, वो आपके वस्त्रराज प्रतिहार ने करवाए थे। किसने करवाए थे? वस्त्रराज प्रतिहार, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के काफी शक्तिशाली राजा थे। अब चलते हैं विद्यार्थियों, सास बहू का मंदिर कहाँ है? नागदा उदयपुर में है। 1026 ईस्वी के अंदर गोहिल शासक श्रीधर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये ध्यान रखना, ये सवाल आया हुआ नहीं, आ सकता है कि सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में, जिसे शस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं, इस मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो श्रीधर ने करवाया था। ये 2 जुड़वा वैष्णव मंदिर हैं, जिन्हें सास बहू का मंदिर कहा जाता है। वास्तव में मंदिर किसके हैं? भगवान विष्णु के हैं, जिन्हें शस्त्र बाहु कहा जाता है। और शस्त्र बाहु का ही एक बिगड़ा हुआ रूप हमने क्या कर दिया? सास बहू कर दिया। पूर्व मध्यकाल के राजभवनों की बात करें, अवशेष मिलते हैं। इनमें छोटे छोटे कमरे, राजस्थान में जो पूर्व मध्यकाल में जो राजभवन बने हैं उनमें छोटे कमरे हैं, छोटे दरवाजे हैं, और खिड़कियों का अभाव था। 2 किनारों के बीच कमरों को जोड़ने के लिए बरामदा भी बनाया गया था। अब मध्यकाल में आर्थिक समृद्धि के कारण जो राजप्रसाद है वो विशाल और भव्य सुसज्जित बनने लगे। कुंभाकालीन राजप्रसाद सादे थे, किंतु बाद के महलों में बनावट और शिल्प में क्या आया? परिवर्तन आया। मुगल संपर्क में आने के कारण अब राजमहलों में फंवारे, छोटे छोटे बाग बगीचे, बेल बूटे और संगमरमर का प्रयोग होने लगा। मेहराब और गुंबज, इनका निर्माण मुगल शैली का प्रभाव राजस्थान की स्थापत्य शैली पर पड़ा था। आगे देखें, उदयपुर के महलों में जो है आपके अमर सिंह के महल प्रसिद्ध हैं, करण सिंह के महल हैं, और इसके अलावा किसका है? आपके जगमंदिर महल। और कौन सा है? जगमंदिर महल जगत सिंह द्वितीय के काल के अंदर बने थे। प्रीतम निवास महल है और जगनिवास महल है। आमेर की दीवाने आम, दीवाने खास, बीकानेर का कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल
और जोधपुर की फूल महल भी काफी प्रसिद्ध है, जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। 17वीं सदी के पश्चात कोटा, बूंदी, जयपुर आदि महलों में स्पष्ट मुगलकालीन प्रभाव देखा जाता है। चाहे दीवान आम हो, खास हो, चित्रशालाएं हो, बहारे दरिया या फिर गवाक्स या झरोके हो आदि को जगह मिलने लगी महल निर्माण में। सिटी पैलेस की बात करें तो जयपुर का सिटी पैलेस और उदयपुर का सिटी पैलेस काफी प्रसिद्ध है। डी के महल, जिन्हें जल महल के नाम से जाना जाता है। डी के महलों के चारों ओर छज्जे यानी कार्निस हैं, जो अलग ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं विद्यार्थियों। इसके बाद हवेली स्थापत्य शैली की बात करें तो राजस्थान के अंदर खास तौर से शेखावाटी का जो एरिया है, जहां सामंतों और सेठ साहूकारों ने हवेलियां बनवाई है, उसमें रामगढ़ है, नवलगढ़ है, फतेहपुर है, मुकुंदगढ़ है, पिलानी है, सरदार शहर है, रतनगढ़ है और लक्ष्मणगढ़ आदि कस्बों के अंदर विशाल हवेलियां हैं। जैसलमेर में देखें तो सालिम सिंह की हवेली है, नथमल की है, पटवा की हवेली है, जो पत्थर की जालीदार कटाई के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बंसी पहाड़पुर से बनी आपकी करौली के जो महल वगैरह हैं। इसके अलावा भरतपुर और कोटा की हवेलियां भी अपनी कलात्मक संगत राशि के कारण अद्भुत है। बाद के वैष्णो मंदिर जो बने हैं वो हवेली शैली के आधार पर भी बने हैं। जैसे श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो हवेली शैली के अंदर बना है। बीकानेर के अंदर देखें तो यहाँ बच्छावतों की हवेलियां फेमस हैं। करण सिंह बच्छावत ने बनवाई थी। बीकानेर में मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया आदि की हवेलियां प्रसिद्ध हैं। बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थरों में बनी हुई हैं। इनमें मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय चित्र शैली प्रयुक्त हुई है। शेखावाटी की अगर हवेलियां हम देखें तो ये भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है। नवलगढ़ की हवेलियों में रूपनिवास, भगत, जालान और पोदार और बघेरिया की हवेलियां प्रसिद्ध है। भगत जो सेठ थे, जालान सेठ थे, पोदार और बघेरिया सेठ, इनकी हवेलियां कहाँ है? नवलगढ़ में। बिसौ झुंझुनू में नाथुराम पोदार की हवेली, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली और सीताराम सगतिया की हवेलियां ये प्रसिद्ध है। कहाँ की? बिसौ झुंझुनू की। कौन कौन सी बिसौ झुंझुनू की हवेलियों में? आपके नाथुराम पोदार की हवेली है, जयदयाल केडिया की है, सीताराम सगतिया की हवेलियां हैं। डुंडलोद झुंझुनू की अगर बात करें तो सेठ लालचंद गोइनका की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है? डुंडलोद झुंझुनू की। मुकुंदगढ़ में सेठ राधा कृष्ण और केसर देव कानोड़िया की हवेलियां प्रसिद्ध है। चिड़ावा में बगड़िया की हवेली, मेहणसर में सोने चांदी की दुकान और श्रीमाधोपुर सीकर में पंसारी की हवेली प्रसिद्ध है। लक्ष्मणगढ़ सीकर में चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली प्रसिद्ध है। लक्ष्मणगढ़ सीकर में कौन सी हवेली है? चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली। माधोपुर में कौन सी है? पंसारी हवेली। मेहणसर में सोने चांदी की दुकान। तो चेतराम और चौक हवेली कहाँ है? लक्ष्मणगढ़ के अंदर है, ये ध्यान रखना। सीकर में गोरीलाल बियाणी की हवेली है। रामगढ़ में ताराचंद रुइया की हवेली है। रामगढ़ सीकर में किसकी है? ताराचंद रुइया की। और सीकर में किसकी है? गोरीलाल बियाणी की। फिर सीकर में फतेहपुर में है नंदलाल देवड़ा की हवेली। कौन सी हवेली? फतेहपुर के अंदर सीकर में नंदलाल देवड़ा की हवेली है। और एक तेलिन का महल भी है। अब चूरू के अंदर बात करें तो माल जी का कमरा और रामनिवास गोइनका हवेली प्रसिद्ध है। और मंत्रियों की हवेली भी कहाँ है? चूरू के अंदर है। माल जी का कमरा है। इसके अलावा रामनिवास गोइनका की हवेली है और मंत्रियों की हवेली है। और एक सुराणा हवेली जो चूरू के हवा महल के नाम से जानी जाती है, काफी प्रसिद्ध है। जोधपुर में देखें तो बड़े मियाँ की हवेली है। पोखरण की हवेली ये जोधपुर के अंदर ही है। और राख की हवेली भी कहाँ है? जोधपुर में। टोंक में सुनहरी कोठी। उदयपुर में कौन सी हवेली है? बागोर की हवेली। जयपुर में कौन सी हवेली है? नाटाणियों की हवेली। ये भी पूछी गई है कि नाटाणियों की हवेली कहाँ है? जयपुर में है। रत्नाकर पुंडरी की हवेली भी जयपुर में है। और पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली भी कहाँ पर है?
जयपुर में। छत्रियां, मकबरे और दरगाह की बात करें तो जयपुर के शासकों का शमशान घाट कहाँ पर है? गेटोर में है। और जोधपुर के शासकों का शमशान घाट हालांकि मंडोर में है, लेकिन जसवंत थड़ा भी एक बड़ा स्मारक है जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। कोटा के अंदर छत्रविलास बाग जो है और जैसलमेर में बड़ा बाग, ये आपके छत्रियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगर हम देखें, अलवर के अंदर मूसी महारानी की छतरी है जिसमें 80 खंबे हैं। इसके अलावा अलवर में फतेह गुंबद भी है। अलवर में एक तो मूसी महारानी की छतरी है और एक कौन सा गुंबद है? फतेह गुंबद। करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंबा की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरियां और बीकानेर में कल्याणवल की छतरी प्रसिद्ध है। गेटोर में सवाई जयसिंह द्वितीय की छतरी है। जोधपुर में कौन सा आ गया? जसवंत थड़ा। और जैसलमेर में राजाओं और पालीवालों की छतरियां कहाँ हैं? बड़ा बाग के अंदर है। इसके अलावा दरगाह की बात करें तो दीवान शाह की दरगाह कहाँ है? कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कपासन चित्तौड़गढ़ की दरगाह क्या कहलाती है? दीवान शाह की दरगाह कहलाती है। इसके बाद मीठे शाह की दरगाह गढ़ गागरोड में है और शक्कर पीर की दरगाह नरहड़ झुंझुनू में। अब्दुल पीर की दरगाह जय भवानीपुरा, ये आपके बांसवाड़ा में है। और ये सवाल भी अभी पूछा गया था, अब्दुल्ला पीर की मजार कहाँ है? बांसवाड़ा। मीरा शाह की दरगाह बूंदी के अंदर है। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ में है। और एक अब्दुल्ला खां का मकबरा है, ये कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर में किसका मकबरा है? अब्दुल्ला खां का। अब्दुल्ला पीर कहाँ है? बांसवाड़ा में। और अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ है? ये है आपके अजमेर के अंदर। फिर हम चलते हैं जल स्थापत्य कला के लिए। प्राचीन जो रियासत काल था, मध्यकालीन काल था, उसमें जो टांके बनाए जाते थे वो राजस्थान में सिविल इंजीनियरिंग का प्रमाण है। ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सिविल इंजीनियरिंग का प्रमाण किससे माना जाता है? टांकों को माना जाता है जो मध्यकाल में बनाए गए थे। बांदी कुई के निकट आभानेरी की चांद बावड़ी काफी प्रसिद्ध है, जो संभवतः राज्य की कलात्मक बावड़ी है। चांद बावड़ी का कोई तोड़ नहीं है, जो आभानेरी दौसा के अंदर है। चांद नामक राजा ने बनवाई थी। मेवाड़ महाराणा राज सिंह की रानी राम रस दे ने उदयपुर में कौन सी बावड़ी बनाई? त्रिमुखी बावड़ी बनाई। और इस त्रिमुखी बावड़ी का दूसरा नाम क्या है? जया बावड़ी है। क्या नाम है? जया बावड़ी। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी महारावल आसकर्ण की पत्नी पिरमल देवी ने बनवाई थी। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने 1699 में करवाया था। इसके अलावा पिछोला झील उदयपुर में है। गेब सागर झील कहाँ है? डूंगरपुर में। और राजसमंद झील कहाँ है? राजनगर के अंदर है। और जैसमंद या ढेबर झील वर्तमान में कौन से जिले में आ चुकी है? सलूम्बर जिले में आ चुकी है। तो ये था विद्यार्थियों आज का कालांश। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अधिक से अधिक इस कालांश को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार जुड़े रहें हमारे साथ में। और ये क्लासें आपके सतत रूप से इस YouTube चैनल पर उपलब्ध होगी और एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण कालांश है, इसलिए आप अच्छे से अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स जो है इससे आप तैयार कर लीजिए। जय हिंद,